गेटिंग द आइज टू सी गॉड। ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी 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 प्रभु जी। ओके। तो पहले सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैन ए साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, क्या एक वैज्ञानिक भगवान पे विश्वास कर सकता है कि नहीं। लॉजिकली जी हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, जैसे कॉस्मिक बहुत सारे प्लैनेट्स, उनके बारे में हमने देखे थे। प्लैनेट्स कैसे सुंदर तरीके से ऑर्बिट घूमता है, परफेक्ट वेलोसिटी से, मिलियंस ऑफ ईयर से। और भी बहुत सारे नेचुरल लॉज, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, ये सब भी देखा हमने। या फिर इसके सिवाय प्रकृति में भी बहुत सारे खूबसूरत चीजें हमने देखा, जैसे बीचेस देखा, बहुत सारे बीचेस देखा, बहुत सारे फूल देखे, अलग अलग बहुत खूबसूरत जीव जंतु देखे। और हमने ये भी प्रश्न उठाया कि ये सब क्या ऑटोमेटिक आ सकता है। हमने ये भी देखा कि क्योंकि कोई भी चीज हम देखते हैं, जैसे आईफेल टावर से लेके अगर हम लोग कोई कंप्यूटर देखे, घड़ी देखे, या फिर कोई रिस्ट वॉच देखे, कोई भी चीजें किसी न किसी ने बनाए, तैयार किया है, कोई भी मूर्ति देखे, उसको भी किसी न किसी ने बनाया है। तो क्या हम मान ले कि ये सब जो है प्रकृति में जो ये खूबसूरत चीजें जो है, क्या वो ऑटोमेटिक आ जाता है? और ये सब चीजें हम लॉजिकली डिसाइड किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि प्रकृति में नेचुरली कंट्री में हम लोग बहुत सारे टाइप के गवर्नमेंट देखते हैं। जैसे होम मिनिस्ट्री देखते हैं हम लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मिनिस्ट्री देखते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री देखते हैं। वैसे यूनिवर्स में भी होम मिनिस्ट्री है, जो कि कानून का पार्ट पर आता है कि हम लोग अगर नशा करेंगे तो हमें लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, हम लोग अगर इलिसिट रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमें एड्स या दूसरे बीमारी हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री है कि हमें बहुत सारे आयुर्वेद के बहुत सारे दवा, बहुत सारे हर्ब्स हमें नेचुरली मिलता है। एजुकेशन मिनिस्ट्री है जहाँ पे वेद की कुरान बाइबल हमें मिलता है। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री है जहाँ पे हम लोगों को शरीर में बहुत सारे बीमारी होता है, ऑटोमेटिकली वो बहुत सारे एंटीबॉडी से वो कंप्लीट खत्म हो जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री है, बहुत सारे नवरत्न हमने देखा था, डायमंड्स है, बहुत सारे डायमंड से, ज्वेल्स से, बहुत सारे ऑटोमेटिकली नेचुरल में मिलता है। और जी एंड एंड में हमने देखा था कि जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट में कोई कोई अच्छा काम करे तो उसको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, शौर्य चक्र, ये सब दिया जाता है। सिमिलरली ये मादक में, ये हमारे जगत में भी हम कोई अच्छा काम करें तो हमारे भगवान, मतलब अच्छा काम करे तो उसमें हमें स्वर्ग या अलग अलग टाइप के हेवनली प्लैनेट्स मिलता है। और बहुत ही अच्छा भगवान का प्रेम करे तो हम वो लोग धाम जा सकते हैं। तो ये हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करके हम लोग उसको देखे थे। और लास्ट में देखे थे कि जो बिग बैंग का एग्जाम्पल है वो कितना इलॉजिकल है, जो फिजिकली किसी भी चीज को उसको समझाया नहीं जा सकता, जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। कि ऑटोमेटिकली भी बहुत सारे साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि बिग बैंग फिजिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, जिसको हम लोग मानते हैं कि ऑटोमेटिकली आए। तो लास्ट में ये देखे कि ऑटोमेटिक कुछ नहीं है, उसके पीछे सुनियोजित एक नियंत्रण करता है, जिसने डिजाइन किया है, क्रिएट किया है, ऑर्गेनाइज किया है उसकी, और वो उसी के हिसाब से नियंत्रण से सब कुछ चल रहा है। तो भगवत गीता में एक श्लोक आता है कि मत्त परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणैः। मतलब भगवान बोलते हैं कि मेरे ऊपर ना मेरे समान या मेरे से ज्यादा कोई भी कुछ भी नहीं है। सब कुछ मेरे ऊपर इसी तरह से डिपेंडेंट है, मेरे ऊपर इसी तरह से निर्भर करता है, जैसे कोई में माला में मोती जो रहता है ना, वो धागे में हम्म डिपेंडेंट रहता है। जब तक धागा है तब तक वो मोती रहेंगे। जब धागा टूट जाता है तो वो मोती भी बिखर जाता है। तो भगवान बोलते हैं मैं ही वो धागा हूँ और तुम लोग वो मोती हो जो मेरे से जुड़े हुए हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक सब कुछ तुम ढंग से कर रहे हो, जब मैं हट जाऊंगा तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि देयर इज समथिंग, समवन कंट्रोलिंग, हु इज कंट्रोलिंग समवन। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है गेटिंग द आइज टू सी द गॉड। उसमें ये है कि हम लोग ने अगर माना कि भगवान है, तो इसको कैसे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, किस नजरिए से हम देख सकते हैं। अगर हमारा आंखों में कोई इश्यू आ जाता है, कॉन्जंक्टिविटिस या कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, हम ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उसको ठीक कराते हैं, तभी जाके हमारा आंखों का प्रॉब्लम ठीक होता है। कभी कभी हमें चश्मा भी लगाना पड़ता है या दूसरे ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है, लेजर सर्जरी। सिमिलरली ये भौतिक आंखों में हमने लास्ट क्लास में भी देखा कि सेंसेस जो है वो हमारा इम्परफेक्ट है। हम लोग अल्ट्रासाउंड को सुन नहीं सकते, अल्ट्रावायलेट या रेंज के बाहर
लाइट्स को हम देख नहीं सकते, और हियरिंग जो कैपेसिटी उसके बाहर हम साउंड सुन नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारा लिमिटेशन है। तो हम लोग नॉर्मल सेंसेस से वो देख नहीं सकते, हमें कुछ एनहांसमेंट चाहिए होता है, जिसके यूज करके हम लोग ईश्वरीय उसके परिस्थिति को, हम उसके उपस्थिति को हम लोग समझ सकते हैं। इसी को लेके आज का सेशन है, ये डिवाइस सेशन 2, गेटिंग द आइज टू सी द गॉड। अभी तक सुनाई सुनाई दे रहा है रोज जी जी सर? प्रभु जी। ओके ओके। तो इसमें एक स्टोरी आता है, 6 अंधे और एक हाथी का। तो एक गांव में क्या होता है, एक मतलब 6 अंधे लोग रहते हैं, जो कि मतलब उन्होंने जीवन में कभी बाहर नहीं गए, गांव में रहे हैं, और वो दूसरे के बेनिफिट्स के लिए, दूसरे के ऊपर जो दूसरे जो लोग उनको जो बोलते हैं वो उसी के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, और भरोसेमंद भी उनको मिल गए थे, इसीलिए उनका जीवन चल रहा था। तो उस गांव में एक बार एक हाथी आता है, और सब लोग जो है वो हाथी को देखने जाते हैं। पहले कोई हाथी ने देखा नहीं, तो जो लोग सब लोगों ने देखने गए हाथी को। तो वहां पे भी उस 6 जो अंधे लोग हैं वो भी उस हाथी को देखने गए। तो वो लोग जब उस हाथी को देखने गए, तो उन्होंने पहले कभी हाथी को देखा नहीं। तो ये 6 लोग जो हैं हाथी के अलग अलग जगह को छूने लग गए। जैसे किसी ने हाथी को सिंग जो दांत है उसको छुआ, किसी ने हाथी को ट्रंक जो ऊड़ है उसको छुआ, किसी ने चढ़ गया हाथी के ऊपर उसके कान को छुआ, किसी ने हाथी का पेट को छुआ, किसी ने हाथी के पेड़ को छुआ, और किसी ने हाथी के लेज या पूंछ को छुआ। तो ऐसे अलग अलग लोगों ने हाथी के अलग अलग जगह को छुआ, उन्होंने पूरा जगह नहीं छुआ। और क्योंकि अंधे लोग जो होते हैं, हम देखते हैं कि उनके दूसरे सेंसेस जो है वो क्या होते हैं, वो स्ट्रांग हो ज्यादा जाते हैं, होता वो है, मतलब दूसरे स्ट्रॉन्ग सेंसेस होता है। एनहांस हो जाते हैं, वो उसी से सब कुछ रियलाइज करते हैं। हम बहुत सारे मतलब डॉक्यूमेंट्री में भी देखते हैं कि वो लोग मुंह शरीर में हाथ में फेस में हाथ लगाते हैं, और उससे भी एज्यूम कर लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैसे देखने में है, और किसी ने उस कोई जी बनकर उनको पूछता है तो वो एग्जैक्टली वैसे बता देते हैं। तो सिमिलरली ये जो 6 लोग हैं, इनको भी ये हाथी क्या है, उनका भी इनका जो हाथी कैसा होता है, क्या होता है, कैसे देखने में होता है, उनका जो ये परसेप्शन है वो उनको छूने से ही वो लोग एज्यूम कर रहे थे। फिर 6 लोग आए, थोड़े 6 लोगों ने हाथी के अलग अलग जगह में छुआ, और उसी से वो हाथी क्या होता है उससे वो धारणा किए। तो ये फोटो में हम देख जी सकते हैं कि एक ने हाथी का दांत को छुआ, और उसने और कुछ जगह नहीं छुआ, उसको लगा हाथी शायद एक तीर जैसा है, मैंने तीर को छुआ है। जी जी दूसरा जो अंधा है, उसने हाथी के ट्रंक को या जो ट्रंक है उसको छुआ, और उसको लगा ये सांप जैसा है, तो वो बोल रहा है तो शायद हाथी एक सांप जैसा है। तीसरा जो है वो हाथी पे चढ़ गया, और ऊपर में चढ़ के हाथी के कान को छुआ, और कान को सिर्फ छुआ तो उसको लगा कि हाथी का कान जो है वो एक खड़क जैसा है, जो वैसे ही बना हुआ है। चौथा जो व्यक्ति है, उसने हाथी का पेट को छुआ, और पेट को छूने से उसको दीवार जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि हाथी का पेट बहुत बड़ा है और उसका हाथ का कैपेसिटी बहुत सीमित है। तो ऐसे छूने से उसको लग रहा था कि ये हाथी जो है वो दीवार जैसा है, दीवार बहुत बड़ा दीवार, उससे ही ऐसे कुछ जिसी को लोग हाथी का नाम दे रहे हैं। और पांचवा जो है वो हाथी के पैर को छुआ, और वो उसको मतलब ट्री का मतलब पेड़ का जो अंश होता है ना उसी को जैसा लगा, तो वो उसको लगा कि हाथी नहीं है, ये एक पेड़ है जिसको लोग हाथी हाथी बोल रहे हैं। और छठवा जो है वो हाथी को पूंछ को छुआ, और उसको लगा ये रस्सी है, तो सब लोग उसी को हाथी बोल रहे थे, एक्चुअली ये रस्सी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर व्यक्ति जो है अपने छूने के नजरिए के जरिए एक सेम चीज को, है वो हाथी ही, लेकिन छूने के नजरिए के अपने सेंस जो है उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी के हिसाब से वो अपने आप को परसीव कर रहा है, मतलब उस चीज को वो समझ रहा है। तो उसके सेंस के लिमिटेशन के ऊपर डिपेंड करता है वो उस चीज को कैसे समझता है। तो सिमिलरली हम लोग अगर भगवान को भी जानने का कोशिश करें अपने जो ये ब्लंट सेंसेस है उसके ऊपर, तो उसका भी ब्लंट सेंसेस का भी लिमिटेशन है। हम भी उनको उसी एक लिमिटेशन के थ्रू ही जान पाएंगे, उनको संपूर्ण रूप से जान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जिस सेंस से हम लोग आंखों से देखना चाहते हैं उनको, या फिर मन से या फिर हाथ से छूना चाहते हैं, जो भी हो उसका भी लिमिटेशन है, उसकी हिसाब से हम लोग उसको उनको परसीव करते हैं। हमने देखा कि सुपर इंटेलिजेंस जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं वो सुपर इंटेलिजेंस है, वो समझना चाहते हैं कि भगवान सुपर इंटेलिजेंस है क्या, उसको कैसे समझा जाए। वो केमिकल एक बहुत सारे कार्यनामे करके उसको समझना चाहते हैं। जैसे हम जानते हैं ऑर्गेनाइजर, कुछ भी चीज का ऑर्गेनाइजर डिजाइनर एंड कंट्रोलर है।
तो वो जानना चाहते हैं बहुत सारे केमिकल एक्सपेरिमेंट करके, बहुत सारे फिजिकल एक्सपेरिमेंट करके, कैसा है वो सुप्रीम ऑर्गेनाइजर या सुप्रीम डिजाइनर या सुप्रीम कंट्रोलर। तो जानने का जो है वो ये 3 तरीके नॉर्मली होते हैं। तो पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण या डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, मतलब अभी तक जो जिसके बारे में हम सबको आइडिया है कि हम लोग सारे चीजों को डायरेक्टली परसीव करते हैं, अपने आंखों से कानों से हम लोग डायरेक्ट उसको देखते हैं और उसके हिसाब से हमारा नॉलेज हम लोग गेन करते हैं उसको। दूसरा जो है अनुमान प्रमाण, वो मतलब उसको अनुमान प्रमाण है कि वो एज्यूम करता है कि शायद ऐसा है, थियोरियोलॉजी के ऊपर शायद ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा है तो ऐसा होगा, वो डिडक्शन करता है, उसके बेसिस में वो चीजों को समझने का कोशिश करता है। तो पहला है जैसे सेंसेस उसको बताता है उसके हिसाब से वो समझता है, चाहे सेंस का लिमिटेशन हो या ना हो। और तीसरा है वो डिडक्शन के ऊपर, उसको डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको लग रहा है कि शायद ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो उसका नॉलेज जितना होगा उसका उतना ही वो अनुमान कर पाएगा। उसका नॉलेज अगर लिमिटेड है तो अनुमान उसका भी लिमिटेड होगा। और तीसरा जो फुल मतलब जो सब लोग मानते हैं वो है शब्द प्रमाण, हियरिंग फॉर बोनाफाइड अथॉरिटी, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने कोई भी चीज को रियलाइज किया है, फुल्ली अंडरस्टैंड किया है, उससे समझना, उसके ऊपर भरोसा करना, विश्वास करना और उसको समझना। अगर हम उस व्यक्ति को फुल्ली ट्रस्ट करते हैं और वो व्यक्ति बोलता है कि ये वैसा ही होता है ये चीजें, तो और तभी हम लोग उस चीज को फुल्ली समझ सकते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल एक्सपेरिमेंट पे भी माँ को, जैसे हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, हम जन्म लेते हैं, हम देखते नहीं कि माँ के कोख से हम लोग कैसे निकलते हैं, लेकिन माँ बोलते हैं कि मैं माँ, और उसके बाद माँ बोलते हैं कि ये तुम्हारा पिताजी है, ये तुम्हारा नाना जी है, ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारा बहन है, ये तुम्हारा चाचा है, काका है, ताऊ है, बुआ है। तो हम लोग माँ के भरोसे ही सब लोगों को वैसे जान लेते हैं। हमने कभी इनको ऐसे रियलाइज करते हुए नहीं देखा, पूरा जनरेशन को हमने आते हुए नहीं देखा, मतलब पीछे हम लोग गए नहीं, हमारे माँ ने हमें बोला और हमने उसके ऊपर विश्वास किया और उसके बेस में हमारा रिलेशन बना है। तो ये है एक टाइप का शब्द प्रमाण। हम बोनाफाइड अथॉरिटी मतलब शास्त्रों में अगर कोई साधु गुरु वैष्णव है, उनके हिसाब से वो लोग जो बोलते हैं वो लोग हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को जी के दिखाया है कि ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। अभी तक क्लियर है सर? जी प्रभु जी। Okay. तो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन या प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? क्या कोई भी चीज देखना ही समझना है, या फिर देखने का भी कोई लिमिटेशन होता है? जैसे देखने का क्या है, हम लोग एक जार में पानी रखते हैं, उसमें कोई स्ट्रॉ रखते हैं, तो हम देखते हैं कि स्ट्रॉ कुछ हद तक जाता है और पानी के नीचे देखते हैं तो उसको टूटा हुआ लगता है। और जब स्ट्रॉ को ऊपर खींच लेते हैं देखते हैं स्ट्रॉ एज इट इज से टूटा हुआ नहीं है। तो क्या असलियत में टूटा हुआ है? नहीं है। लेकिन हमारे आंखें उसको दिखाता है, जिसको रिफ्रेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं, रिफ्लेक्शन रो बोलते हैं। आंखें जिस तरह से दिखाता है उसी तरह से हम उसको विश्वास कर लेते हैं, मतलब उसी तरह से हम देखते हैं जिससे आंखें दिखाता है। We cannot acquire absolute knowledge through material senses. Our scientific knowledge is relative. तो हमारा जो वैज्ञानिक नॉलेज है, ज्ञान है, वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ऐसे चीजें जो किसी के ऊपर विश्वास कर रहा है कि हमारा लाइट ऐसा जा रहा है, हमारे आंखें हैं, लिक्विड का विस्कोसिटी ऐसा है, तो कोई भी फिजिकल आइटम वैसा जाएगा, इतना बैंड होगा। ये सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट करके हम उस चीज को, उस स्ट्रॉ को कैसे देखते हैं वो विश्वास करना है। तो ये रिलेटिव है। जैसे हमारा हम है, हमारे सेंसेस है, ईयर, नोज, थ्रोट, टच और आई, वैसे ही हमारे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इंस्ट्रूमेंट को ये सेंसेस यूज करता है और हमें नॉलेज मिलता है। कोई भी चीज के बारे में नॉलेज जो है वो हमारे सेंसेस उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है और उसके बाद यूज करके हम लोग कोई भी चीज को, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। तो हम लोग चाहे इंस्ट्रूमेंट कितना भी हाई फाई यूज करें, हम लोग उस चीज का नॉलेज एक्वायर करेंगे हम सेंसेस से ही। अगर हम दूरबीन भी लगा ले, वो दूरबीन तो ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक वो बता देगा कि ये चीजें ऐसा है, वो हम आंखों में देखेंगे, उस आंखें हमें जैसे दिखाएगा वैसे ही हम उसको विश्वास करेंगे। ये नॉर्मल बेसिक है। तो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू एब्सोल्यूट ट्रूथ थ्रू आवर ब्लंट सेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारा जो मतलब भौतिक जो आंखें हैं, भौतिक जो इंद्रियां हैं, उसमें इतना गलती है जिसके कारण हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं समझ सकते। ऐसे इस कारणों से जो नीचे हम लोग देखेंगे, 4 कारण। इम्परफेक्ट सेंसेस, क्योंकि हमारे आंखें जो है, हमारे जो सेंसेस है, सिर्फ आंखें नहीं, सब 5 जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है। टू बी इल्यूशन, हम जो चीज देखते हैं वो जरूरी नहीं है कि वैसा हो, उसका कारण हम देखेंगे। जैसे तीसरा है कमिट मिस्टेक्स, क्योंकि इंसान बोलता है कि टू
इंग्लिश में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन। मतलब अगर तुम गलती कर रहे हो तभी मतलब है तुम ह्यूमन हो। अगर तुम हर एक चीज परफेक्ट ही कर रहे हो, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब तुम हो ही नहीं सकते। मिस्टेक करना ही ह्यूमन का है, तो हम लोग मिस्टेक करते हैं। तो मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को कैसे समझ पाएंगे। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। बहुत सारे लोग चीटिंग करते हैं, हम माने ना माने, जीवन में कोई भी चीज में कुछ ना कुछ चीटिंग करते हैं। हम लोग युधिष्ठिर महाराज नहीं है कि हर चीज में ही परफेक्ट सब कुछ बोल दे, भगवान भी नहीं है। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी हम में हमेशा है। तो ये जो चार चीजें हैं जो हमारा सेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जिसी के कारण हम लोग एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं समझ पाते। इम्परफेक्ट सेंसेस, वो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था कि हमारा आंखों का जो है विजिबल रेंज है, जो रेडियो वेव्स और एक्स रे उस रेंज के बाहर जाता है। इसीलिए रेडियो वेव्स और ना ही एक्स रे, इन दोनों को हम लोग परसीव नहीं कर पाते। तो हमारा आईज आर ब्लाइंड आउटसाइड द रेंज ऑफ 400 टू 700 मिली माइक्रोन्स। 400 टू 700 ये माइक्रोन जो है, और हमारा आईज उतना ही देख सकते हैं, उसके बाहर जो भी है वो हम विजिबल नहीं है। अगर वो एग्जिस्ट भी करेगा तो भी हम देख नहीं सकते। तो ये हमारा लिमिटेशन है। हमारा ईयर्स आर डेफ आउटसाइड द रेंज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये जो देखेंगे आप चमगादड़ या फिर उल्लू, ये सब जो है वो देखेंगे आप, आवाज जो ऐसे आवाज में वो रिएक्ट करते हैं जो आवाज हमें पता भी नहीं चलता। तो ये आवाज जो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बाहर आता है, या फिर 20 हर्ट्ज से नीचे या 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है। ये साउंड जो है वो हम लोग कानों से सुन नहीं सकते। आप लोग मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि ऐसे अल्ट्रासाउंड लगा के मोबाइल ऐप चलाएंगे तो सारे कीड़े मकड़े भर जाएंगे, लेकिन आपको आपको कानों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जी तो एन अनफॉर्चुनेट अनइन्फॉर्म्ड साइंटिस्ट में बोस्ट कि हम लोग, कोई भी एक वैज्ञानिक बोल सकता है इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद, कि हम लोग ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट बना लेंगे जो कि सब चीजें परफेक्टली देखेगा। तो नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट यूजीन वागनर जो है, वो वो बोलता है कि अगर हम लोग कोई फोटोग्राफ स्टार्स को इवेंचुअली हम लोग देख भी ले, तो वो भी हमारा अ, अगर हम लोग फोटोग्राफ कोई भी, मतलब हम लोग कोई चीज भी को देख भी ले, तो वो सेंसेस जो है वो हम उसको परसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे दूरबीन वो चीजों को हमें देखता है, लेकिन अपने आंखों से वो चीजें हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मतलब हमारे जी आंखें ही इम्परफेक्ट है, तो हम लोग दूरबीन से वो चीजें नहीं देख पाएंगे। मतलब हमारे आंखें कमजोर है, ताकि दूरबीन या जो भी चीजें से हम लोग किसी चीज को हम लोग देखने का कोशिश कर रहे हैं, वो आगे मशीन परफेक्ट हो सकता है, लेकिन देख यूज तो कर रहे हो हम अपने सेंसेस को ही। तो फिर आप कैसे उस सही चीज को बात। परफेक्ट देखोगे। जी बाबू। ओके। अभी इल्यूशन, हमारे ईयर जो है वो देखिए, कुकर का जो हिस का आवाज है और ट्रेन का जो आवाज है, वो भी हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। कहीं दूर अगर कुकर का हिसिंग हो रहा है और अगर ट्रेन भी पास में है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कुकर का है या इसका है। कभी कभी जैसे मैं घर में शंख बजाता हूँ, कोई कोई बच्चा बोलता है कि ट्रेन जा रहा है, क्योंकि शंख का आवाज और ट्रेन का व्हीसल का आवाज भी एक जैसा है। तो हमारा कानों का भी लिमिटेशन है। टांग टांग का कैसा लिमिटेशन है, हम अगर संतरा खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, उसके बाद अगर शक्कर लेते हैं तो हमें जैसे कड़वा, सॉरी, खट्टा खट्टापन महसूस होता है। सिमिलरली अगर हम ऑरेंज खाते हैं उसके बाद नींबू लेते हैं तो हमें मीठापन महसूस होता है। तो हमारा टंग का भी लिमिटेशन है। स्किन, हमारा जो हाथ जो है, हम कोई गर्म जगह से आते हैं, हम अगर कोई गर्म हाथ से छूते हैं सेम कंडीशन को, पानी को, तो हमें पानी जो है ठंडा लगता है, और अगर ठंडी हाथ से छूटते हैं तो वो पानी गर्म लगता है। अगर अभी देखिए हमारे आंखें कैसे लिमिटेशन है, ये जो डार्क एक आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको बता सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है इसमें। इसमें कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये पिंक कलर के, और ये फ्लावर्स हैं पिंक बाउंड्री के साथ, वाइट ग्रीन कलर का ग्रास है, और ये फ्लावर बास्केट है, और ये जो दिख रहा है, ये हाँ, कुछ तो दो आंखें और नाक सा दिख रहा है। अभी हम लोग इसको इसको बैकग्राउंड को चेंज करते हैं और देखते हैं हमारा आंखें क्या 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 नहीं देख पाया है। देखिए अंधेरे में ये जो प्लेनेट्स है वो हम नहीं देख पाए, कोई आंखों से हमें देख रहा है वो भी नहीं देख पाए। एक व्यक्ति उस, मतलब बास्केट में फूल लेके जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति ब्लैक इसमें था, हो सकता है वो इमेज हो, लेकिन बैकग्राउंड ब्लैक था, इसलिए वो व्यक्ति को हम नहीं देख पाए।
तो ये सब चीजें हम मिस कर जी देते हैं जब हमारे आंखें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता कोई भी ब्लैक चीजों को। जैसे बहुत सारे मिलिट्री रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे कलर ब्लाइंडनेस कैसे सर्च करते हैं, वो कलर से ही नंबर्स या डिजिट बनाते हैं और कैंडिडेट्स को बोलते हैं बोलो यहाँ पे कौन सा डिजिट बना हुआ है। तो जो व्यक्ति कलर ब्लाइंड नहीं है वो वहां पे डिस्टिंग्विश कर पाता है, जो कलर ब्लाइंड है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। तो आंखें भी हमारा लिमिटेशन है। तो जैसे सूरज उठता है सारे डार्कनेस चला जाता है, जैसे परफेक्ट नॉलेज आता है सारे इल्यूशन हट जाता है। ये एक ग्रुप टास्क है, यहाँ पे तो ग्रुप है ही नहीं, तो हम लोग इसको आगे का देखते हैं। जैसे ये चीजें हैं, ये तीन फिगर है, इसमें आप क्या क्या जी। ध्यान से देख रहे हैं आप बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, ये जो एक तो फिगर है इस फिगर। हाँ। फिगर 1 में तो ये दिख रहा है कि बीच में कोई ट्रायंगल है। हम्म। दूसरे फिगर में लग जरूर रहा है एक लेडी है एक जेंट्स है, लेकिन अंदर कोई ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है टोपी लगा के। हाँ। हाँ। और इधर ये कोई टोपी लगा के यहाँ बैठा हुआ है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है। और ये इसमें ये कोई लेडी है, कोई ओल्ड लेडी सा दिख रही है। ओल्ड लेडी है ये जो वाइट इसका हेयर टाइप का है, और ये हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे कुछ दिख रहा है। यस। तो यहाँ पे एक ओल्ड लेडी भी है और अंदर में एक घर भी है जिसके अंदर वो एक एक दो व्यक्ति एक अपने टोपी पहन के बैठा हुआ है, हो सकता है आपने देखा हाँ होगा। जी। हाँ यहाँ जी जी। पे दो लोग टोपी और बीना बजा रहे हैं और हाँ अंदर ये में एक महिला है जो है वो दरवाजे में जी खड़े हैं और पीछे एक दरवाजा जैसा है। और जी। ये तो हो गया। और ये लोगों ने पैर के नीचे ये लगा के रखा है। और यहाँ पे दो हाँ बूढ़ी औरत है, आपको दिख रहा होगा। हाँ जी जी और हाँ, और ऊपर में दो ट्रायंगल है, दो सर्कल है, उसके बीच में खड़ा हुआ एक ट्रायंगल है। जी। अभी इसको देखिए, आपको लग रहा है कि ये सर्कल मूव हो रहा है, हाँ ऐसा ये जो एक कुछ घूम रहा है, रोलर टाइप का चल रहा है इसमें। रोलर हो रहा है। असलियत में ये रोल नहीं हो रहा है, आपके आंखें जो है उसको फिगर को ऐसा बना हुआ है तो आपको लग रहा है रोल हो रहा है। असलियत में जी। रोल नहीं है, फिक्स पिक्चर है। ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लगा के लेके भी आप देख सकते हैं कहीं पे रख के। ये हमारे आंखें वैसा बना हुआ है जिसको हमें लगता है कि रोल हो रहा है, असलियत में ये रोल नहीं हो रहा है। हम थोड़ा अच्छा। दूसरे एंगल से उसको देखेंगे तो हमें लगे, हमें दिख जाएगा कि फिक्स है। ओके। अभी जो तीन व्यक्ति हैं, आपको देख के लग रहा होगा जो वो सबसे राइट साइड में जो है, सबसे राइट साइड में वो सबसे लंबा है, उसके नीचे है दूसरा है छोटा है और उससे नीचे छोटा। असलियत में ये तीनों का सेम ही हाइट है, बस जी। नीचे का जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो वैसा हाँ। बना हुआ है। ये तीनों को हमें तीनों को लग रहा है कि तीनों का अलग अलग हाइट है, लेकिन अगर जी। मेजर करेंगे तो तीनों का सेम हाइट है। अच्छा। ये हमारे कानों के आंखों के जो ये है उसको बताते हैं। अभी ये जो बिंदु है, उस बिंदु के पास में आप अपने आंखों को लेके जाइए, फिर से वापस लाइए, फिर से लेके जाइए वापस लाइए, और बताइए कि आपको लगता है ये सर्कल घूम रहा है, अंदर वाला सर्कल। हाँ हाँ जी। ये लग रहा है ना। लेकिन आप फिक्स हाँ रखेंगे तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन जैसे आस पास आस में मतलब पास में लेके जाएंगे फिर से पीछे लाएंगे तो आपको लगेगा कि ये घूम रहा है राइट ना। राइट। तो ये हमारे आंखों का और एक लिमिटेशन है। अभी और एक है कि ये जो है ये आपको फ्लावर्स जो है वो आपको, जिसको आप नहीं देख रहे ना उसको मतलब आपको लगेगा दूसरे सारे फ्लावर घूम रहे हो। जैसे ही आपने फोकस घूमने वाले फ्लावर पे लाया आपको लग जाएगा कि फिक्स से बाकी घूम रहा जी जी। है ना। हाँ। मतलब जिस फ्लावर को आप फोकस करेंगे वो नहीं घूमेगा, बाकी घूमेगा। लेकिन जो घूम रहा है बाकी उसमें फिर से फोकस लेके जाइए तो वो फिक्स हो जाएगा, बाकी वो रुक घूमेंगे। जाएगा। राइट राइट। अब ये जो है इसमें देखिए लगेगा एक ब्रिज है, लेकिन असलियत में ये बहुत सारे जो नाव है वो अपने पाल जो है उसको लेके
जा रहा है समुद्र के बीच में, और ऊपर में मेघ है और हमें लग रहा है कि वो ब्रिज है। हाँ राइट। तो पहले के जब लोग, मतलब क्या साइंटिस्ट जो है वो कैसे चीजों को परसीव करते थे पहले, पहले वो बोलते थे कि ब्रेन जो है वो सिर्फ ऑर्गेन्स को कूल रखने के लिए यूज होता था। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा इसके अंदर रहता है, गले के अंदर रहता है, वो बोलते थे कि यूजलेस टिश्यू है। और हबल जो टेलीस्कोप, जिसको हबल, एक साइंटिस्ट है डॉक्टर हबल, उसके नाम से बनाया गया, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली कॉस्मोलॉजिकली बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर किए थे, और उन्होंने बहुत सारी चीजें के मेजरमेंट नापा था हबल कॉन्स्टेंट यूज करके। जी। तो हबल कांस्टेंट यूज कर सारी चीजें मापा था। तो एस्ट्रोनॉमर ने रिसेंटली मापा है कि हबल कांस्टेंट जो है उसमें एक सिग्निफिकेंट मिस्टेक हो गया है, और जिस मिस्टेक के कारण उन्होंने पहले जो मेजरमेंट किया था सारे गलत, और पता चले कि इसके बेसिस में सारी चीजें चलता है। और एक है जैसे लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ था पहले, बहुत पहले, अभी तो वो हटा दिया गया, वहां पे बोला था कि एक मिसिंग लिंक है, जो एक बंदर, एक बंदर जैसा जीव का करोटी स्कल है, और वो बोल रहा था एक बंदर और इंसान के बीच में मिसिंग लिंक है। बाद में जब उसको बोला गया था, उसको उसको आप गूगल कर सकते थे, पील डाउन मैन फ्रॉड। उसमें पता चला कि ये जो स्कल है वो मैनिपुलेट किया गया था, उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करके वैसा बनाया गया था ताकि लोगों को धोखा दे पाए। ओ। एक्चुअली में देयर इज नथिंग कॉल्ड मिसिंग लिंक। तो ये हमारा चीटिंग प्रोपेंसिटी है, हम चीट करना चाहते हैं। जी। ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं, द पिल डाउन मैन फ्रॉड। अनुमान प्रमाण, तो हम लोग अनुमान करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि शायद ऐसा होगा, वैसा होगा, भगवान ऐसे हैं, यह है, और या फिर बहुत सारे नॉलेज बुक्स हमने पढ़ लिए, उसके बीच में हम कंसीव करते हैं शायद ऐसा है। तो उन जे ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है, जो डार्विन, उन्होंने बोला था 5 साल तक मैंने मेहनत मेहनत किया, और उसके बाद मैंने स्पेकुलेट किया। स्पेकुलेट मतलब मैंने अनुमान किया कि बहुत सारी चीजें मैंने सोचा कि शायद ऐसा होगा, उसका कोई परफेक्ट मतलब मेरे पास प्रूफ नहीं है। After 5 years, I allowed myself to speculate on the subject and drew up some short notes. These I enlarged in 1844 into a sketch of the conclusion which seemed to me probable. उसको खुद लग रहा है probable है, वो फिक्स नहीं है। और उसके बीच में उसने वो बुक्स लिख दिया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसने और एक बुक लिखा कि वो बोला है कि जो मतलब मेरू के पोलर रीजन में जो पोलर भालू होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते रहते हैं। तो एक टाइम आया था लाखों करोड़ों साल पहले, जो इंसेक्ट खाते रहते थे, और वो इंसेक्ट का साइज इतना बड़ा हो गया कि उसके मुंह के जेबड़े बड़े हो गए, और धीरे धीरे वो इंसेक्ट्स पानी में रह गए, तो इसीलिए वो भी पानी में कूद गया, लग गया, और वो जेबड़ा उसका बड़ा होने लग गया, वो बड़े चीजों को खाने के चक्कर में। और बोल रहा है लाखों करोड़ों सालों से ऐसे इवोल्यूशन होते होते जो पोलर बियर है वो बाद में ब्लू व्हेल बन गया। ये उसका एजम्पशन है, ये उसका थीसिस है डार्विन का। तो ये उसका अनुमान है। उसके बाद वो बोलता है कि मैन केम फ्रॉम मंकीज, बोलता है कि इंसान बंदर से आया है। लेकिन असलियत में जो रिकॉर्ड ऑफ द रॉक्स लिया गया था, जिस जगह से वो बोल रहे हैं, वहां पे बोल रहे थे उतने साल पहले इंसान भी रहते थे और बांदर भी रहते थे। और अभी भी हम देखते हैं बंदर भी है, इंसान भी है। अगर उनका मानने तो सारे बंदर इंसान हो जाना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता है। नहीं होता, सही बात। जो तीसरा प्रमाण है वो शब्द प्रमाण, जैसे मैंने बोला कि बोनाफाइड ऑथोरिटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपके माँ को आप विश्वास करते हो, माँ ने बोला कि ये आपके काका है, ताऊ है, वे जीजा है, मामा है, पापा, इतना तक कि पापा है वो भी अपने आपके माँ ने ही बोला है, और जी। तभी आपने सब कुछ विश्वास कर लिया, तो ऑथोरिटी आप पहले से ही मान रहे हो। सिमिलरली हम सब लोग साइंटिस्ट है, हम लोग टेक्निकल पर्सन है, हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के या फिर टेक्निकल पर्सन का कुछ ना कुछ थ्योरी में विश्वास किया, उसी के बेसिस में आगे गए, जी। कुछ का थीसिस हाइपोथेसिस बनाया हम लोगों ने। पहले नाप के नहीं देखा कि ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा करे तो ऑब्वियसली वैसा हम प्रूव कर पाएंगे, लेकिन उतना समय नहीं है, उसमें बहुत सारे समय चला जाएगा, और आगे का चीजें हम लोग एक्सप्लोर करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि ऐसा साइंटिस्ट जो बोला है, इस रिनाउंड साइंटिस्ट है, ये एमआईटी में पढ़ा है, हार्वर्ड में पढ़ा है, मैसाचुसेट्स में इसने इतने सालों से एक्सपेरिमेंट किया है, उसके बाद इसने ऐसा बनाया है, तो जरूर ये होता है। हम लोग उसका आगे बढ़ाते हैं, ऐसे करके हम विश्वास करते हैं। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ही ऐसे लोगों को विश्वास करते हैं। हम लोग क्यों नहीं शास्त्र में विश्वास करते? हम लोग क्यों राइट। नहीं ऐसे साधु संत
जो शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, ये फिर ब्रह्मपुरी, माधवापुरी, इन लोग जो बोल रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये गल्प कथा है? व्यासदेव जो है उन्होंने जो स्टोरी, जो भागवतम में लिखा है कि ब्रह्म इतने सालों से चल रहा है, ब्रह्मा ऐसा है वैसा देवी देवता, क्या उनको लग रहा था कि मैं स्टोरी लिखूं बच्चों के लिए? उनको कोई और काम धाम नहीं था? तो उन लोगों ने, बहुत रिनाउंड पर्सन थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने एक टाइप के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसी चीज को रियलाइज किया, बाद में वो बुक लिखे, उन्होंने बोला मंदा सुमंदा मतयो मंद भागे रूपोद्युते, मतलब कलयुग में ऐसे लोग आएंगे आगे चल के जिनका रिमेम्बरेंस पावर, इग्नोरेंस पावर, इंटेलिजेंस सब कम हो जाएगा, और धीरे धीरे वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, और कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने लिख के किया। उसके पहले जितने भी शास्त्र थे वो श्रुति था, मतलब टीचर स्टूडेंट को बोलता था और टीचर स्टूडेंट सुन के पूरा याद करता था, उसको दूसरी बार पूछने का जरूरत नहीं था। लेकिन हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि व्यास जी को पता चल गया कि आगे चल के वो सुन के याद नहीं कर पाएंगे, उनको लिख के जाना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने वेद को पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया, उसके बाद बहुत सारे उपनिषद बनाए, संहिता बनाए, पुराण बनाया, रामायण बनाया, और भी इक्वलेट के लिए महाभारत बनाया, ताकि हम लोग यूज कर पाए, और वही आचार्यों ने फॉलो किया। और हमको भी चाहिए कि वैसे आचार्यों को फॉलो करें, ताकि आगे चल के हम लोग उसी चीज को इजीली समझ पाए, ताकि हम चैलेंज करें। तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं? हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द सुप्रीम पर्सन हु इज द क्रिएटर ऑफ इन्फिनिट जज? कैसे हम समझ सकते हैं कि महाविष्णु है जिनसे सारे ब्रह्मांड ये करें? तो श्रीमद् भागवतम 1.1.1 जो कि शास्त्र है, उसमें बोला है तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, मतलब मैंने ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान दिया है कि सृष्टि कैसे है, और उसके बेसिस में सृष्टि को बनाया गया है। ये श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक। और यही परंपरा वैदिक ज्ञान के परंपरा में चली आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा में, ब्रह्मा जी से, नारद मुनि से, व्यास देव से, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति चंद्र, शिला प्रभुपाद, ऐसे करके गुरु शिष्य परंपरा में यही चली आ रही है, जो कि नॉलेज एब्सोल्यूट ट्रूथ बताया जा रहा है। हम लोग उसी चीज को रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्मा जैसे, नारद जैसे उतने रियलाइज नहीं है कि हमको उतना साल हम लोग तपस्या करें, हमारा प्यूरिटी नहीं है। इसलिए जो पहले के जो आचार्य ने या फिर जो वैष्णव साधुओं ने, आचार्यों ने जो मर्सी पूर्वक, दया पूर्वक हमें जो बता रहे, हम उसके ऊपर जीवन को चलाने का कोशिश करना चाहिए। तो हमने आज क्या देखा? 3 टाइप के प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो नॉलेज से आता है, और इसमें 4 डिफेक्ट रहते हैं। 4 डिफेक्ट क्या क्या? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारा जो सेंसेस है वो इम्परफेक्ट है, इल्यूशन में रहते हैं, हम लोग मिस्टेक करते हैं और चीटिंग करते रहते हैं। उसका अनुमान प्रमाण जो है वो हाइपोथेसिस में है। डार्विन का हमने देखा कैसे वो बहुत सारे टाइप के अनुमान लाया कि वो पोलर बियर से ब्लू व्हेल बन गया। शब्द प्रमाण में हम लोगों ने देखा कि कैसे वो बोनाफाइड अथॉरिटी से, बहुत ही हम लोग डे टू डे लाइफ में भी हम लोग माँ का भरोसा करते हैं, दूसरे लोगों का, बॉस का भरोसा करते हैं, करके कुछ काम करते हैं, सीनियर का भरोसा करके आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हम लोग आचार्यों का भरोसा करके जीवन को जीने का कोशिश करते हैं, वो लोग उनके दिखाए गए रास्ते पे। और शब्द प्रमाण एब्सोल्यूट नॉलेज है वो, क्योंकि वो रिलायबल है, और आचार्यों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, इन लोगों ने अपने जीवन उसी तरह से जिया है। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम, रामा, हरे राम राम रामा, हरे हरे। राम रामा, हरे हरे। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। नहीं नहीं, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। तो ये प्रेजेंटेशन मिल जाता है क्या? आप हाँ, अगर मैं दे अभी दें। इसको रिकॉर्डिंग किया हूँ।